क्वेश्चन नंबर 25 का पार्ट 1 है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हैज़ टू बी ओबेड ड्यूरिंग स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। जब हम स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, तो उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो ओबेड होना चाहिए। तो इसकी रीज़न क्या है, क्यों होना चाहिए? तो इसका आंसर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज स्टेटेड एज, अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की डेफिनेशन देखें तो वो है मास कैन नेदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड। मास ना तो क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, बल्कि ये एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है। स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस आर बेस्ड ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन की करते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स एटम्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर इक्वल। इसलिए प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स की तादाद दोनों साइडों पे, इक्वेशन की दोनों साइडों पे इक्वल होनी चाहिए। एज नंबर ऑफ मोल्स एटम्स आर इक्वल, क्योंकि मोल्स के तादाद बराबर होगी, हेंस देयर मैसेज शुड आल्सो बी इक्वल। अगर दोनों साइडों पे मोल्स इक्वल होंगे तो मोल्स से हम मैस निकालते हैं तो दोनों साइडों के मैस भी इक्वल होंगे रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में। तो जो कि बिल्कुल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की जो है वो मैनिफेस्टेशन है, उसको जो है ये फॉलो करता है। नेक्स्ट है हमारे पास जूस नंबर 2, मैनी केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग इन्वॉल्व द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इसकी हमने रीज़न देनी है कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हैं जो हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं और वो लिमिटिंग है। तो वो अगर लिमिटिंग ना होते तो उससे क्या नुकसान हो सकता था, ये हमने डिस्कस करना है। मैनी केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग इन्वॉल्व द लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। बहुत सारी रिएक्शन जो हमारी सराउंडिंग में हो रहे हैं वो सारे केमिकल रिएक्शन लिमिटिंग हैं ज़्यादातर। इसकी रीज़न क्या है? इफ़ इट इज़ नॉट, अगर ऐसा ना होता, द रिएक्शन विल गो ऑन कंटिन्यूसली, तो रिएक्शन तो मुसलसल होता रहता, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट ही तो ऐसा रिएक्टेंट है जो रिएक्शन को रोकता है। अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट ना होते कायनात में तो रिएक्शन कभी ना रुकते, एंड वुड नॉट स्टॉप, ना रुकते। बट ड्यू टू दिस लिमिटिंग रिएक्टेंट, इन लिमिटिंग रिएक्टेंट की वजह से रिएक्शन स्टॉप, रिएक्शन रुकते हैं आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, आफ्टर द कंप्लीट कंजप्शन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, जब लिमिटिंग रिएक्टेंट मुकम्मल इस्तेमाल हो जाते हैं। इसके एक एग्जांपल है व्हेन वुड बर्न, जब लकड़ी जलती है तो ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में होती है, बट आफ्टर द कंप्लीट कंबशन ऑफ वुड, जब लकड़ी मुकम्मल तौर पे जो है वो जल जाती है, फायर एक्सटिंग्विशेस, तो जो आग है वो बिल्कुल बुझ जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो अगर ये लिमिटिंग रिएक्टेंट ना होता जो वुड है, तो ये तो रिएक्शन कंटिन्यूसली होता रहता, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी कायनात में रिएक्शन हो रहे हैं वो मुसलसल होते रहते हैं। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का काम यह है कि रिएक्शन को थोड़ी देर के बाद रोक देना। तीसरा सवाल है हमारे पास, नो इंडिविजुअल नियॉन एटम इन द सैंपल ऑफ द एलिमेंट हैज़ ए मास ऑफ 20.18 AMU। वो ये कह रहे हैं कि नियॉन जो है हमारे पास 3 उसके आइसोटोप हैं, नियॉन 20, 21 और नियॉन 22। इनमें किसी का भी मास 20.18 नहीं है, लेकिन जब हम इसका पीरियोडिक टेबल में मास देखेंगे तो वो मिलता है 20.18। तो इसकी रीज़न ये है कि जब हमने मास स्पेक्ट्रोमीट्री से इनकी अबंडेंस देखी थी, तो इसकी अबंडेंस होती है ये, इसकी ये और इसकी ये। फिर हमने इससे जो है वो एवरेज एटॉमिक मास जो है वो फाइंड किया था, तो एवरेज एटॉमिक मास निकला था ये। तो पीरियोडिक टेबल में हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम इन तीनों में से कोई एक लिखें, क्योंकि अगर 20 लिखते हैं तो फिर 21, 22 का क्या कसूर है। इसलिए हम इन तीनों का एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं और वो लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड शुड कम्प्लीटली रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाउ डज एवोगाड्रोस नंबर हेल्प टू एक्सप्लेन इट। वो ये कह रहे हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल है, NaOH के 2 मोल्स हैं। ये 1 मोल है, ये 2 मोल है, ये तादाद में ज़्यादा है, ये तादाद में कम है, लेकिन ये 1 मोल होने के बावजूद
इनके साथ मुकम्मल रिएक्ट कर जाता है। तो ये आप एवोगैड्रो से आप एक्सप्लेन करें, एवोगैड्रो नंबर से, कि ये कैसे पॉसिबल है। व्हेन 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आयोनाइज, जब इसके आयंस बनेंगे, इट गिव 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विच इन टर्न नीड 2 मोल्स ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड OH आयंस। जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को आयोनाइज करेंगे, ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, जब ये आयोनाइज होगा तो ये कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनेगी, ठीक है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके हमने 2 मोल्स लिए हैं, तो इसकी इक्वेशन कुछ यूँ बनेगी, OH नेगेटिव भी 2। तो दो मोल्स बने हैं H पॉजिटिव के, तो इनको 2 OH नेगेटिव आयंस चाहिए। These OH नेगेटिव आयंस आर गिवन बाय द 2 मोल्स ऑफ NaOH आयन। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक है, लेकिन जब वो आयोनाइज हुआ तो आयोनाइज होते वक्त उसके जो पॉजिटिव आयन बने वो बने 2, और इनको अगर वाटर बनाना है तो इनको 2 ही मोल चाहिए OH के। तो अगर NaOH भी सल्फ्यूरिक एसिड की तरह एक होता, ये मैंने एक ले लिया, तो ये बना पाता 1 OH नेगेटिव। लेकिन इसको रिएक्शन के लिए अगर सल्फ्यूरिक एसिड ने इसके साथ रिएक्शन करना है तो सल्फ्यूरिक एसिड से बनने वाले H पॉजिटिव को 2 OH चाहिए। तो 2 OH 1 NaOH के बस की बात नहीं है बनाना, तो 2 OH सिर्फ 2 NaOH ही बना सकता है। इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल जो है उसके लिए ज़रूरी है कि NaOH के मतलब 2 मोल्स हों, तब उसके 1 मोल से वो रिएक्शन कर पाएंगे। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोज रूल, एवोगैड्रो के मुताबिक 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। 1 मोल में ये एटम्स होते हैं, एटम्स आयंस या मॉलिक्यूल्स की तादाद इतनी होती है। सो द यील्ड ऑफ H पॉजिटिव आयन फ्रॉम 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज, एक सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल था, तो 1 मोल के अंदर H पॉजिटिव क्योंकि 2 थे तो इसलिए हमने एवोगैड्रो को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। एंड यील्ड ऑफ OH नेगेटिव फ्रॉम 2 मोल्स ऑफ NaOH, और 2 मोल जो NaOH के हैं इनसे क्या बने, 2 मोल्स बने OH के, तो इसकी तादाद भी 2 बनी है, ठीक है। इसके हमने जब 2 मोल्स लिए हैं तो इसकी तादाद 2 बनी है। तो अगर हमने इसके मोल्स निकालने हैं तो 2 को ज़रब करवा दिया 6.02 इंटू 10⁻23 से, इसके भी 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 6.02 इंटू 10⁻23 से, तो दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा। तो एवोगैड्रो नंबर से हमने साबित कर दिया कि सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल अगर रिएक्ट करना चाहता है NaOH के साथ तो इसके 2 मोल्स होने चाहिए। तो ये यहाँ तक आंसर इसका काफ़ी है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड लास्ट, 1 मोल ऑफ वाटर हैज़ 2 मोल्स ऑफ बॉन्ड्स, 3 मोल्स ऑफ एटम्स, 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड 28 मोल्स ऑफ द टोटल फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन। पानी का अगर हम 1 मोल लें तो उसमें बॉन्ड्स के मोल्स कितने हैं, 2, एटम्स के मोल्स कितने हैं, 3, इलेक्ट्रॉन्स के मोल्स कितने हैं, 10। इसी तरीके से टोटल फंडामेंटल पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी तादाद कितनी है, 28। इसको हमने प्रूव करना है। तो जब हम प्रूव करते हैं, अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला कुछ इस तरीके से होता है। तो ये वाटर का एक मोल है, इधर मैं 1 लिख देता हूँ। जब इस 1 का स्ट्रक्चर बनाया तो इसमें 2 कोवलेंट बॉन्ड बने, तो इससे साबित हो गया कि पानी के 1 मॉलिक्यूल में 2 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। अब हमने ये देखना है कि एटम के जो मोल्स हैं वो कितने होते हैं। हाइड्रोजन में 2 एटम है, वाटर में 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, 1 एटम है ऑक्सीजन का, 2 और 1 3, 2 मोल्स हाइड्रोजन के, 1 मोल ऑक्सीजन का, तो टोटल कितने मोल्स हो गए, 3। तो ये भी साबित हो गया कि वाटर के 1 मोल में बॉन्ड के मोल 2 हैं और एटम्स के मोल्स जो हैं वो 3 हैं, क्योंकि इसमें 3 एटम्स हैं तो एटम्स के मोल भी 3 होंगे। फिर अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन्स के मोल क्या वो 10 आते हैं, तो जो वाटर है
इसमें एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 प्रोटॉन होते हैं। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 प्रोटॉन होता है। क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल हो गया वाटर के पास 10 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन बने तो इसलिए इसके पास मोल्स भी कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हैं तो मोल्स भी इसके पास 10 मोल्स होंगे। अब अगर हम वाटर में देखें, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन जो है इसके पास प्रोटॉन H2 की बात करें, प्रोटॉन 2 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे। ऑक्सीजन के पास प्रोटॉन 8 होंगे, इलेक्ट्रॉन 8 होंगे। तो ये हमारे पास, अगर न्यूट्रॉन की बात करें, हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन नहीं होते, लेकिन ऑक्सीजन में जो न्यूट्रॉन होते हैं वो होते हैं 8। 8 3 24 और ये 2 26 और 2 28। तो इससे साबित हो गया कि 28 मोल्स होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल के। फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों को मिला के बात की जा रही है। आखिरी हमारे पास पार्ट है N2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इन दोनों के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की तादाद सेम है। कैसे? ये नाइट्रोजन और ये कार्बन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन को हम खोल के लिखें तो 2 नाइट्रोजन दोनों सिमिलर हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड में 1 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी 14। इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर हो गई। प्रोटॉन की बात करें, इसमें भी 7 प्रोटॉन, इसमें भी 7 प्रोटॉन, तो प्रोटॉन 14। इसमें 6 प्रोटॉन, इसमें 8 प्रोटॉन, तो इसके भी 14 प्रोटॉन हो गया। ये न्यूट्रॉन्स की बात करें तो इसमें बराबर होते हैं न्यूट्रॉन्स की तादाद 7। इसमें कार्बन में 6 न्यूट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन, तो ये 14 न्यूट्रॉन। तो इससे प्रूफ हो गया कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और जो नाइट्रोजन है उनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद सेम है।